बात करेंगे। एक्चुअली आज का एजेंडा है कि एजेंडा आज का एजेंडा है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। डेटा क्या होता है, उसके बाद व्हाट इज बिग डेटा एंड कुछ रियल टाइम यूज केसेस हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का ये एजेंडा है हमारा। एक्चुअली बिग डेटा है क्या, ठीक है। बिग डेटा को समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम आया कहाँ से। एक्चुअली बिग डेटा ये एक सोल्यूशन है, लेकिन ये कैसे, कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करा था, ठीक है। तो आज से लगभग 40-50 साल पहले, 1960-1965 के आसपास, 1960-1965 के आसपास, जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, कंप्यूटर लगभग कॉमन होने लगे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर्स का यूज होने लगा। तो प्रॉब्लम ये थी कि हम जो डेटा स्टोर करते थे, ठीक है, वो डेटा उस समय स्टोर करते थे नोट पैड में। डेटा एक्चुअली बहुत कम था, ठीक है, तो कम था तो हम नोट पैड में लिख लेते थे। लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ने लगा, एक्चुअली डेटा है क्या, डेटा क्या है, समझ लीजिए कि अ, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, या मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान का, जैसे मेरे बारे में, मेरा नाम राजकुमार है, मैं अपना नाम आपको बताता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ और मैं एक कंपनी में एज ए डेटा इंजीनियर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए आप इस डेटा को स्टोर कर लिए, और मान लीजिए इन फ्यूचर कभी ऐसे ऐसा सिचुएशन आता है कि हम आपसे मिलते हैं और आप मुझे पहचान लेते हैं, अच्छा ये तो वही आदमी है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है और ये डेटा इंजीनियर काम करता है। तो आप मुझे पहचान लेंगे तो आप मुझे वेल ग्रीट करेंगे, हाय राजकुमार, आप कैसे हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक डेटा था जिसको हमारे ब्रेन ने प्रोसेस किया। तो डेटा एक्चुअली होता क्या है, डेटा किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के बारे में हम जब उसको स्टोर करते हैं तो वो हमारा डेटा बन जाता है, और जहाँ पर हम स्टोर करते हैं उसको डेटाबेस कहते हैं। तो डेटाबेस में स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड, एक्चुअली स्टोर करने की कैपेसिटी लिमिटेड नहीं होती, उसको प्रोसेस करने की कैपेसिटी थोड़ी लिमिट में होती है। तो हमारा जो डेटा है ये टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, जैसे जैसे इंटरनेट का इन्वेंशन बढ़ता गया, इंटरनेट का यूज़ बढ़ता गया, 1980 में एक्चुअली जब डेनिस रिच्ची ने इंटरनेट का इन्वेंशन किया था, तो उस समय पर डेटा शेयरिंग शुरू हो गया। तो उससे पहले क्या था, डेटा हम एक जगह स्टोर कर लेते थे और उसको एक एक ही पर्सन यूज़ कर पाता था, एक ही सिस्टम पे कई पर्सन यूज़ कर पाते थे। लेकिन जब इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ तो इंटरनेट के इन्वेंशन के बाद हम डेटा को शेयर करने लगे, शेयर मैनर में उसको यूज़ करने लगे। तो हम डेटा को एक जगह सेंट्रलाइज़ करके स्टोर करते थे और उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से उसको एक्सेस करते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि यूजेस तो बढ़ता गया, लेकिन साथ में इसका डेटाबेस का क्रिएशन भी बढ़ता गया। हम जैसे-जैसे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्राउज़र यूज़ करते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं, हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, तो क्या है, ये डेटा जनरेट कर रहा है और ये डेटा कहीं न कहीं स्टोर होता है प्रोसेस करने के लिए। तो जनरली एक सर्वे हुआ था, सर्वे 1996-97 का सर्वे हुआ था, और उसने ये बताया गया कि एक जो कॉमन पर्सन होता है, वो कॉमन पर्सन एक दिन में, जो अभी मॉडर्न डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? उस समय तक जो एंड्रॉइड डिवाइसेस यूज़ करते थे उनकी बात कर रहा हूँ, तो उस समय तक वो लगभग 40 ज़ेटाबाइट डेटा जनरेट करते हैं। कितना? 40 ज़ेटाबाइट। एक आदमी, एक मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो समझिए कि धरती पे कितने सारे यूज़र्स हैं, जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो कितना ह्यूज वॉल्यूम में डेटा जनरेट हो रहा है। तो ये तो था डेटा। अब ये बिग डेटा प्रॉब्लम क्या है? तो बिग डेटा जानने से पहले हमारा, अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो ये एक समस्या है, ठीक है, वॉल्यूम की एक समस्या है। कई बार मैं, क्या होता है, जब मैं ऑनलाइन क्लास करता हूँ या किसी ऐसे डेटा इंजीनियर से मिलता हूँ जो अभी नए-नए डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में आए हैं, उनसे बात करता हूँ तो और ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज़ बिग डेटा? तो उनका आंसर सिंपल एक लाइन ये होता है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड बिग डेटा। नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वॉल्यूम तो है ही, लेकिन वॉल्यूम इज़ द वन ऑफ एनी प्रॉब्लम ऑफ बिग डेटा। और कौन सी प्रॉब्लम है? दूसरी प्रॉब्लम है वेलोसिटी का। कितने अमाउंट में डेटा हमारा पर सेकंड, पर मिनट या पर आवर जनरेट हो रहा है, ये वेलोसिटी है। फिर है आपका वैरायटी,
कौन कौन सी वैरायटी का डेटा हम जनरेट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, सेमी स्ट्रक्चर कर रहे हैं या नॉन स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ये क्या है, वैरायटी। कुछ फिर है वेरासिटी। वेरासिटी क्या है, कि हमारी जो डेटा है वो किस क्वालिटी में आ रहा है, वो कितना एक्यूरेट है, उसको वेरासिटी कहते हैं। फिर है उसकी वैल्यू। एक्चुअली वैल्यू क्या है, तो हम जो डेटा क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, उससे कंपनी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा हो सकता है, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है? तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसको बिग डेटा में यूज़ किया जाता है। तो ये सारे टर्म जब आ जाते हैं तो तब वो कहते हैं कि यहाँ पर एक बिग डेटा की प्रॉब्लम आ गई। एक्चुअली है क्या? मान लीजिए मेरे पास एक 4 जीबी का पेन ड्राइव है और मैं आपको 5 जी की मूवी ट्रांसफ़र करने के लिए कहता हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है 4 जीबी के पेन ड्राइव में 5 जीबी का डेटा तो आएगा नहीं। तो एक्चुअली 4 जीबी डालने के बाद जो रेस्ट 1 जीबी बच जाता है वो हमारे लिए क्या है, बिग डेटा है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास बिग डेटा का। तो बिग डेटा प्रॉब्लम में एक्चुअली 2 ही चीज़ें आती हैं मेनली। पहला है स्टोरेज और दूसरा है प्रोसेसिंग, कि हम डेटा को स्टोर कहाँ करेंगे और उसको प्रोसेस कहाँ करेंगे। तो स्टोर करने के लिए सन 2002 में गूगल ने एक पेपर लॉन्च किया और उसमें कहा कि हम स्टोर करने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, उस पे करेंगे जीएफएस, गूगल फाइल सिस्टम का यूज़ करेंगे। गूगल फाइल सिस्टम क्या है? ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच होता है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट अप्रोच। और प्रोसेसिंग के लिए भी उस समय तो मेरे पास कोई मतलब एक्चुअली उनके पास इंजन तो था लेकिन उन्होंने इसको एक्सपोज़ नहीं किया था कि हम क्या करेंगे। लेकिन 2003 2003 में उन्होंने कहा कि हम प्रोसेसिंग करने के लिए जीएमआर नाम का एक फंक्शन लॉन्च कर रहे हैं, फ्रेमवर्क लॉन्च कर रहे हैं जो बिग डेटा को प्रोसेस करेगा। ठीक है? तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फॉर प्रोसेसिंग का स्टोरेज करने के लिए उन्होंने गूगल फाइल सिस्टम का यूज़ किया और प्रोसेस करने के लिए जीएमआर का यूज़ किया। और बाद में एक इंजीनियर का नाम था डग कटिंग। उनकी स्पेलिंग थोड़ा मुझे स्पेलिंग ना नहीं आ रहा है, DUNG शायद है, डग कटिंग। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग। डग कटिंग एक इंजीनियर थे जिन्होंने 2006 के आसपास 2006 या 2005 या 2006 में एक पेपर लॉन्च किया जिन्होंने ये बताया कि हम डेटा को प्रोसेस करने के लिए जीएफएस की जगह पर एचडीएफएस का यूज़ करेंगे और प्रोसेसिंग करने के लिए हम वहाँ पर मैप रिड्यूस का यूज़ करेंगे, मैप रिड्यूस। और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा बिग डेटा का पहला टूल, जिसका नाम है हडूप। ठीक है? तो डग कटिंग ने क्या बनाया, उन्होंने हडूप नाम का फ्रेमवर्क बनाया जिसमें ये बताया कि हम एचडीएफएस को डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ करेंगे और मैप रेड्यूस को डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमारा बिग डेटा की प्रोसेसिंग शुरू हो गई। एक्चुअली बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि हमको हमारे बजट में, हमारे सिचुएशन को कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा टूल या कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे हमारे काम को ईज़िली कर सकता है। अगर हमारा काम छोटे से सॉफ्टवेयर से हो रहा है जो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो हम क्यों पैसे देने जाएँगे हडूप के लिए? एक्चुअली हडूप फ्री है, लेकिन फिर भी हम इसका लाइसेंस परचेज़ करने के लिए क्यों पैसे देने जाएँगे? ठीक है? तो ये तो था बिग डेटा। अब रियल टाइम यूज़ केस क्या है? आपने सुना होगा कि हम जो डेटा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? हमें चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं मार्क जुकरबर्ग का। नाम सुना होगा आपने? ठीक है, मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना होगा। ये हैं फाउंडर ऑफ फेसबुक। ठीक है? तो ये दुनिया के लगभग 5वें सबसे अमीर इंसान हैं। 5वें या चौथे या 5वें सबसे अमीर इंसान हैं। तो एक्चुअली आप जब फेसबुक यूज़ करते हैं, तो क्या आप कभी फेसबुक पे पैसे देते हैं? आपका जाहिर-सा आंसर होगा नहीं कि हम लोग फेसबुक को पैसे नहीं देते हैं। तो जब फेसबुक को पैसे देते ही नहीं हैं, तो मार्क जुकरबर्ग अमीर कैसे होते जा रहे हैं? एक्चुअली ये अमीर हो रहे हैं आपका डेटा बेचकर। ठीक है? आप जब भी फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाएँगे, उसमें जो टर्म्स कंडीशन लिखी होती है, उसमें साफ-साफ लिखा होता है कि फेसबुक आपके डिवाइसेज़ से आपका डेटा एक्सेस कर सकता है और आप उसको जाने-अनजाने एक्सेप्ट करके अपना डेटा जुकरबर्ग को दे रहे हैं और जुकरबर्ग इसी डेटा को यूज़ करके, सेल करके, मार्केट में सेल करके अमीर बनते जा रहे हैं। इसका रिसेंट एग्ज़ाम्पल देखें तो 2014 में डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, 2014 का इलेक्शन पूरा मार्क जुकरबर्ग के डेटा पे था। होता क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप और मार्क जुकरबर्ग ने के साथ एक
कोलैबोरेशन था। और जो मार्क जुकरबर्ग ये कहते थे कि अमेरिका के किस इलाके में कौन से मिनिस्टर की या कौन से क्या बोलते हैं कैंडिडेट की बात ज़्यादा हो रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों वे में। और वो इस डेटा को कलेक्ट करके मार्क जुकरबर्ग को सेंड करते थे। तो ट्रम्प क्या करते थे, जब उनकी कहीं मीटिंग होती थी, कहीं का लेक्चर होता था पब्लिक के बीच में, तो क्या करते थे वो, उनके पास ऑलरेडी पहले डेटा होता था कि उस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, लोग उस एरिया में क्या चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से वहाँ पे ग्रीट करके उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे। तो लोग ये लगा कि नहीं, इस आदमी को तो मेरे इलाके की प्रॉब्लम के बारे में पता है, तो क्या करे, उनको वोट देके डोनाल्ड ट्रम्प को जिता दिए। और ये पूरा हुआ क्या, ये पूरा बेस्ड था मार्क जुकरबर्ग के बिग डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक पर। ठीक है, और ये डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया था मार्क जुकरबर्ग ने। ठीक है, ऐसे ही हमारा वॉलमार्ट है, नाम सुना होगा वॉलमार्ट के, वर्ल्ड की लीडिंग वेयरहाउसिंग कंपनी है, रिटेल कंपनी है, जहाँ पे हम लोग अपना सामान परचेज करते हैं, चाहे खाने का हो, पीने का हो, हाउस होल्ड की सामान हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये कुछ रियल टाइम यूज केसेस हैं जो बिग डेटा को यूज करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे हडूप के बारे में। हडूप क्या है, हडूप को कैसे काम करते हैं, इसका कैसे, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, प्रोसेसिंग कैसी होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। आपको इतना देर तक मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक्स। थैंक्स टू एवरीवन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस सेशन में हम कुछ चीज़ें बात करेंगे। एक्चुअली आज का एजेंडा है कि एजेंडा आज का एजेंडा है इंट्रोडक्शन टू डेटा। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा क्या होता है, उसके बाद व्हाट इज बिग डेटा, एंड कुछ रियल टाइम यूज केसेस हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का ये एजेंडा है हमारा। एक्चुअली बिग डेटा है क्या। ठीक है, बिग डेटा को समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम आया कहाँ से। एक्चुअली बिग डेटा ये एक सोल्यूशन है, लेकिन ये कैसे, कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करा था। ठीक है, तो आज से लगभग 40-50 साल पहले, 1960-1965 के आसपास, 1960-1965 के आसपास, जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, कंप्यूटर लगभग कॉमन होने लगे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर्स का यूज होने लगा। तो प्रॉब्लम ये थी कि हम जो डेटा स्टोर करते थे, ठीक है, वो डेटा उस समय स्टोर करते थे नोट पैड में। डेटा एक्चुअली बहुत कम था। ठीक है, तो कम था तो हम नोट पैड में लिख लेते थे। लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ने लगा, एक्चुअली डेटा है क्या, डेटा क्या है, समझ लीजिए कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, या मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान का, जैसे मेरे बारे में, मेरा नाम राजकुमार है, मैं अपना नाम आपको बताता हूँ, और मैं ये बताता हूँ कि मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ, मैं एक कंपनी में एज ए डेटा इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए आप इस डेटा को स्टोर कर लिए, और मान लीजिए इन फ्यूचर कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हम आपसे मिलते हैं और आप मुझे पहचान लेते हैं, अच्छा ये तो वही आदमी है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है और ये डेटा इंजीनियर काम करता है। तो आप मुझे पहचान लेंगे, तो आप मुझे ग्रीट करेंगे, हाय राजकुमार, आप कैसे हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक डेटा था जिसको हमारे ब्रेन ने प्रोसेस किया। तो डेटा एक्चुअली होता क्या है, डेटा किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के बारे में हम जब उसको स्टोर करते हैं, तो वो हमारा डेटा बन जाता है, और जहाँ पर हम स्टोर करते हैं उसको डेटाबेस कहते हैं। तो डेटाबेस में स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड, एक्चुअली स्टोर करने की कैपेसिटी लिमिटेड नहीं होती, उसको प्रोसेस करने की कैपेसिटी थोड़ी लिमिट में होती है। तो हमारा जो डेटा है, ये टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, जैसे जैसे इंटरनेट का इन्वेंशन बढ़ता गया, इंटरनेट का यूज़ बढ़ता गया, 1980 में एक्चुअली जब डेनिस रिच्ची ने इंटरनेट का इन्वेंशन किया था, तो उस समय पर डेटा शेयरिंग शुरू हो गया। तो उससे पहले क्या था, डेटा हम एक जगह स्टोर कर लेते थे और उसको एक एक ही पर्सन यूज़ कर पाता था, एक ही सिस्टम पे कई पर्सन यूज़ कर पाते थे। लेकिन जब इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ, तो इंटरनेट के इन्वेंशन के बाद हम डेटा को शेयर करने लगे, शेयर मैनर में उसको यूज़ करने लगे। तो हम डेटा को एक जगह सेंट्रलाइज़ करके स्टोर करते थे और उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से उसको एक्सेस करते थे।
तो इस तरह से क्या हुआ कि यूजेस तो बढ़ता गया, लेकिन साथ में इसका डेटाबेस का क्रिएशन भी बढ़ता गया। हम जैसे-जैसे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है? ब्राउज़र यूज़ करते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं, हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, तो क्या है, ये डेटा जनरेट कर रहा है और ये डेटा कहीं न कहीं स्टोर होता है प्रोसेस करने के लिए। तो जनरली एक सर्वे हुआ था, सर्वे 1996-97 का सर्वे हुआ था और उसने ये बताया गया कि एक जो कॉमन पर्सन होता है, वो कॉमन पर्सन एक दिन में जो अभी मॉडर्न डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? उस समय तक जो एंड्रॉइड डिवाइसेस यूज़ करते थे, उनकी बात कर रहा हूँ। तो उस समय तक वो लगभग 40 ज़ेटाबाइट डेटा जनरेट करते हैं। कितना? 40 ज़ेटाबाइट। एक आदमी, एक मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो समझिए कि धरती पे कितने सारे यूज़र्स हैं, जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। तो कितना ह्यूज वॉल्यूम में डेटा जनरेट हो रहा है। तो ये तो था डेटा। अब ये बिग डेटा प्रॉब्लम क्या है? तो बिग डेटा जानने से पहले हमारा अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो ये एक समस्या है, ठीक है? वॉल्यूम क्या एक समस्या है। कई बार मैं क्या होता है जब मैं ऑनलाइन क्लास करता हूँ या किसी ऐसे डेटा इंजीनियर से मिलता हूँ, जो अभी नए-नए डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में आए हैं, उनसे बात करता हूँ तो और ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज़ बिग डेटा? तो उनका आंसर सिंपल एक लाइन ये होता है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड बिग डेटा। नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वॉल्यूम तो है ही, लेकिन वॉल्यूम इज़ द वन ऑफ एनी प्रॉब्लम ऑफ बिग डेटा। और कौन-कौन सी प्रॉब्लम है? दूसरी प्रॉब्लम है वेलोसिटी का। कितने अमाउंट में डेटा हमारा पर सेकंड, पर मिनट या पर आवर जनरेट हो रहा है, ये वेलोसिटी है। फिर है आपका वैरायटी। कौन-कौन सी वैरायटी का डेटा हम जनरेट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं या नॉन स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं। ये क्या है? वैरायटी। कुछ फिर है वेरासिटी। वेरासिटी क्या है? कि हमारी जो डेटा है वो किस क्वालिटी में आ रहा है, वो कितना एक्यूरेट है, उसको वेरासिटी कहते हैं। फिर है उसकी वैल्यू। एक्चुअली वैल्यू क्या है? तो हम जो डेटा क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, उससे कंपनी हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन को क्या फ़ायदा हो सकता है, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है? तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसको बिग डेटा में यूज़ किया जाता है। तो ये सारे टर्म जब आ जाते हैं तो तब वो कहते हैं कि यहाँ पर एक बिग डेटा की प्रॉब्लम आ गई। एक्चुअली है क्या? मान लीजिए मेरे पास एक 4 जीबी का पेन ड्राइव है और मैं आपको 5 जी की मूवी ट्रांसफ़र करने के लिए कहता हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है 4 जीबी के पेन ड्राइव में 5 जीबी का डेटा तो आएगा नहीं। तो एक्चुअली 4 जीबी डालने के बाद जो रेस्ट 1 जीबी बच जाता है, वो हमारे लिए क्या है? बिग डेटा है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास बिग डेटा का। तो बिग डेटा प्रॉब्लम में एक्चुअली 2 ही चीज़ें आती हैं मेनली। पहला है स्टोरेज और दूसरा है प्रोसेसिंग, कि हम डेटा को स्टोर कहाँ करेंगे और उसको प्रोसेस कहाँ करेंगे। तो स्टोर करने के लिए सन 2002 में गूगल ने एक पेपर लॉन्च किया और उसमें कहा कि हम स्टोर करने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, उस पे करेंगे जीएफएस, गूगल फाइल सिस्टम का यूज़ करेंगे। गूगल फाइल सिस्टम क्या है? ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच होता है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट अप्रोच। और प्रोसेसिंग के लिए भी उस समय तक मेरे पास कोई मतलब एक्चुअली उनके पास इंजन तो था, लेकिन उन्होंने इसको एक्सपोज़ नहीं किया था कि हम क्या करेंगे। लेकिन 2003 2003 में उन्होंने कहा कि हम प्रोसेसिंग करने के लिए जीएमआर नाम का एक फंक्शन लॉन्च कर रहे हैं, फ्रेमवर्क लॉन्च कर रहे हैं जो बिग डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है? तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फॉर प्रोसेसिंग का स्टोरेज करने के लिए उन्होंने गूगल फाइल सिस्टम का यूज़ किया और प्रोसेस करने के लिए जीएमआर का यूज़ किया। और बाद में एक इंजीनियर जिनका नाम था डग कटिंग, उनकी स्पेलिंग थोड़ा मुझे स्पेलिंग नाम नहीं आ रहा है, DUNG शायद है, डग कटिंग, ठीक है? स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग। डग कटिंग एक इंजीनियर थे जिन्होंने 2006 के आसपास 2006 या 2005 या 2006 में एक पेपर लॉन्च किया जिन्होंने ये बताया कि हम डेटा को प्रोसेस करने के लिए जीएफएस की जगह पर एचडीएफएस का यूज़ करेंगे और प्रोसेसिंग करने के लिए हम वहाँ पर मैप रिड्यूस का यूज़ करेंगे, मैप रिड्यूस। और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा बिग डेटा का पहला टूल, जिसका नाम है हडूप, ठीक है? तो डग कटिंग ने क्या बनाया? उन्होंने हडूप नाम का फ्रेमवर्क बनाया जिसमें ये बताया कि हम एचडीएफएस को डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ करेंगे और मैप रेडियस को डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करेंगे।
तो यहाँ से हमारा बिग डेटा की प्रोसेसिंग शुरू हो गई। एक्चुअली बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि हमको हमारे बजट में, हमारे सिचुएशन को कौन-सा टूल या कौन-सा सॉफ्टवेयर हमारे हमारे काम को ईज़िली कर सकता है। अगर हमारा काम छोटे से सॉफ्टवेयर से हो रहा है जो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो हम क्यों पैसा देने जाएँगे हडूप के लिए? एक्चुअली हडूप फ्री है, लेकिन फिर भी हम इसका लाइसेंस परचेज़ करने के लिए क्यों पैसे देने जाएँगे? ठीक है? तो ये तो था बिग डेटा। अब रियल टाइम यूज़ केस क्या है? आपने सुना होगा कि हम जो डेटा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? हमें चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं मार्क जुकरबर्ग का। नाम सुना होगा आपने? ठीक है, मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना होगा। ये हैं फाउंडर ऑफ फेसबुक। ठीक है? तो ये दुनिया के लगभग 5वें सबसे अमीर इंसान हैं। 5वें या चौथे या 5वें सबसे अमीर इंसान हैं। तो एक्चुअली आप जब फेसबुक यूज़ करते हैं, तो क्या आप कभी फेसबुक पे पैसे देते हैं? आपका जाहिर-सा आंसर होगा नहीं कि हम लोग फेसबुक को पैसे नहीं देते हैं। तो जब फेसबुक को पैसे देते ही नहीं हैं, तो मार्क जुकरबर्ग अमीर कैसे होते जा रहे हैं? एक्चुअली ये अमीर हो रहे हैं आपका डेटा बेचकर। ठीक है? आप जब भी फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाएँगे, उसमें जो टर्म्स कंडीशन लिखी होती है, उसमें साफ-साफ लिखा होता है कि फेसबुक आपके डिवाइसेज़ से आपका डेटा एक्सेस कर सकता है और आप उसको जाने-अनजाने एक्सेप्ट करके अपना डेटा जुकरबर्ग को दे रहे हैं और जुकरबर्ग इसी डेटा को यूज़ करके, सेल करके, मार्केट में सेल करके अमीर बनते जा रहे हैं। इसका रिसेंट एग्ज़ाम्पल देखें तो 2014 में डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, 2014 का इलेक्शन पूरा मार्क जुकरबर्ग के डेटा पे था। होता क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप और मार्क जुकरबर्ग में के साथ एक कोलैबोरेशन था और मार्क जुकरबर्ग ये कहते थे कि अमेरिका के किस इलाके में कौन से मिनिस्टर की या कौन से क्या बोलते हैं कैंडिडेट की बात ज़्यादा हो रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों वे में। और वो इस डेटा को कलेक्ट करके मार्क जुकरबर्ग को सेंड करते थे। तो ट्रम्प क्या करते थे जब उनकी कहीं मीटिंग होती थी, कहीं का लेक्चर होता था पब्लिक के बीच में, तो क्या करते थे वो उनके पास ऑलरेडी पहले डेटा होता था कि उस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, लोग उस एरिया में क्या चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से वहाँ पे ग्रीट करके उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे। तो लोग ये लगा कि नहीं इस आदमी को तो मेरे इलाके की प्रॉब्लम के बारे में पता है, तो क्या करे उनको वोट देके डोनाल्ड ट्रंप को जिता दिए। और ये पूरा हुआ क्या? ये पूरा बेस्ड था मार्क जुकरबर्ग के बिग डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक पर, ठीक है? और ये डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया था मार्क जुकरबर्ग ने। ठीक है, ऐसे ही हमारा वॉलमार्ट है, नाम सुना होगा वॉलमार्ट के वर्ल्ड की लीडिंग वेयरहाउसिंग कंपनी है, रिटेल कंपनी है, जहाँ पे हम लोग अपना सामान परचेज़ करते हैं, चाहे खाने का हो, पीने का हो, हाउस होल्ड की सामान हो, ठीक है? तो ये सब क्या है, ये कुछ रियल टाइम यूज़ केसेस हैं जो बिग डेटा को यूज़ करके बनाए गए हैं, ठीक है? तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे हडूप के बारे में। हडूप क्या है, हडूप को कैसे काम करते हैं, इसका कैसे इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, प्रोसेसिंग कैसी होती है, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। आपको इतना देर तक मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक्स। थैंक्स टू एवरीवन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस सेशन में हम कुछ चीज़ें बात करेंगे। एक्चुअली आज का एजेंडा है कि एजेंडा आज का एजेंडा है इंट्रोडक्शन टू डेटा। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा, ठीक है? डेटा क्या होता है, उसके बाद व्हाट इज बिग डेटा एंड कुछ रियल टाइम यूज केसेस हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का ये एजेंडा है हमारा। एक्चुअली बिग डेटा है क्या? ठीक है, बिग डेटा को समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम आया कहाँ से। एक्चुअली बिग डेटा ये एक सोल्यूशन है, लेकिन ये कैसे कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको ये सॉल्व कर रहा था, ठीक है? तो आज से लगभग 40-50 साल पहले 1960-1965 के आसपास, 1960-1965 के आसपास जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, कंप्यूटर लगभग कॉमन होने लगे, बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर्स का यूज़ होने लगा,
तो प्रॉब्लम ये थी कि हम जो डेटा स्टोर करते थे, ठीक है, वो डेटा उस समय स्टोर करते थे नोटपैड में। डेटा एक्चुअली बहुत कम था, ठीक है, तो कम था तो हम नोटपैड में लिख लेते थे। लेकिन जैसे-जैसे डेटा बढ़ने लगा, एक्चुअली डेटा है क्या? डेटा क्या है? समझ लीजिए कि अ, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है? या मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान का, जैसे मेरे बारे में, मेरा नाम राजकुमार है, मैं अपना नाम आपको बताता हूँ और ये बताता हूँ कि मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ और मैं एक कंपनी में एज़ अ डेटा इंजीनियर काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो मान लीजिए आप इस डेटा को स्टोर कर लिए और मान लीजिए इन फ्यूचर कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हम आपसे मिलते हैं और आप मुझे पहचान लेते हैं, अच्छा ये तो वही आदमी है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है और ये डेटा इंजीनियर काम करता है। तो आप मुझे पहचान लेंगे तो आप मुझे वेल ग्रीट करेंगे, हाय राजकुमार, आप कैसे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है? तो ये क्या है, ये एक डेटा था जिसको हमारे ब्रेन ने प्रोसेस किया। तो डेटा एक्चुअली होता क्या है, डेटा किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन के बारे में हम जब उसको स्टोर करते हैं, तो वो हमारा डेटा बन जाता है और जहाँ पर हम स्टोर करते हैं उसको डेटाबेस कहते हैं। तो डेटाबेस में स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड एक्चुअली स्टोर करने की कैपेसिटी लिमिटेड नहीं होती, उसको प्रोसेस करने की कैपेसिटी थोड़ी लिमिट में होती है। तो हमारा जो डेटा है ये टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से जैसे-जैसे इंटरनेट का इन्वेंशन बढ़ता गया, इंटरनेट का यूज़ बढ़ता गया, 1980 में एक्चुअली जब डेनिस रिच्ची ने इंटरनेट का इन्वेंशन किया था, तो उस समय पर डेटा शेयरिंग शुरू हो गया। तो उससे पहले क्या था, डेटा हम एक जगह स्टोर कर लेते थे और उसको एक एक ही पर्सन यूज़ कर पाता था। एक ही सिस्टम पे कई पर्सन यूज़ कर पाते थे। लेकिन जब इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ, तो इंटरनेट के इन्वेंशन के बाद हम डेटा को शेयर करने लगे, शेयर मैनर में उसको यूज़ करने लगे। तो हम डेटा को एक जगह सेंट्रलाइज़ करके स्टोर करते थे और उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से उसको एक्सेस करते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि यूजेज़ तो बढ़ता गया, लेकिन साथ में इसका डेटाबेस का क्रिएशन भी बढ़ता गया। हम जैसे-जैसे डिवाइसेज़ यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है? ब्राउज़र यूज़ करते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं, हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, तो क्या है, ये डेटा जनरेट कर रहा है और ये डेटा कहीं न कहीं स्टोर होता है प्रोसेस करने के लिए। तो जनरली एक सर्वे हुआ था, सर्वे 1996-97 का सर्वे हुआ था और उसने ये बताया गया कि एक जो कॉमन पर्सन होता है, वो कॉमन पर्सन एक दिन में जो अभी मॉडर्न डिवाइसेज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? उस समय तक जो एंड्रॉइड डिवाइसेज़ यूज़ करते थे, उनकी बात कर रहा हूँ। तो उस समय तक वो लगभग 40 ज़ेटाबाइट डेटा जनरेट करते हैं। कितना? 40 ज़ेटाबाइट। एक आदमी, एक मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो समझिए कि धरती पे कितने सारे यूज़र्स हैं, जो डिवाइसेज़ यूज़ कर रहे हैं। तो कितना ह्यूज वॉल्यूम में डेटा जनरेट हो रहा है। तो ये तो था डेटा। अब ये बिग डेटा प्रॉब्लम क्या है? तो बिग डेटा जानने से पहले हमारा अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो ये एक समस्या है, ठीक है? वॉल्यूम क्या एक समस्या है। कई बार मैं क्या होता है जब मैं ऑनलाइन क्लास करता हूँ या किसी ऐसे डेटा इंजीनियर से मिलता हूँ, जो अभी नए-नए डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में आए हैं, उनसे बात करता हूँ तो और ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज़ बिग डेटा? तो उनका आंसर सिंपल एक लाइन ये होता है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड बिग डेटा। नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वॉल्यूम तो है ही, लेकिन वॉल्यूम इज़ द वन ऑफ एनी प्रॉब्लम ऑफ बिग डेटा। और कौन-कौन सी प्रॉब्लम है? दूसरी प्रॉब्लम है वेलोसिटी का। कितने अमाउंट में डेटा हमारा पर सेकंड, पर मिनट या पर आवर जनरेट हो रहा है, ये वेलोसिटी है। फिर है आपका वैरायटी। कौन-कौन सी वैरायटी का डेटा हम जनरेट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं या नॉन स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं। ये क्या है? वैरायटी। कुछ फिर है वेरासिटी। वेरासिटी क्या है? कि हमारी जो डेटा है वो किस क्वालिटी में आ रहा है, वो कितना एक्यूरेट है, उसको वेरासिटी कहते हैं। फिर है उसकी वैल्यू। एक्चुअली वैल्यू क्या है? तो हम जो डेटा क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, उससे कंपनी हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन को क्या फ़ायदा हो सकता है, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है? तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसको बिग डेटा में यूज़ किया जाता है। तो ये सारे टर्म जब आ जाते हैं तो तब वो कहते हैं कि यहाँ पर एक बिग डेटा की प्रॉब्लम आ गई। एक्चुअली है क्या? मान लीजिए मेरे पास एक 4 जीबी का पेन ड्राइव है और मैं आपको 5 जी की मूवी ट्रांसफ़र करने के लिए कहता हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है 4 जीबी के पेन ड्राइव में 5 जीबी का डेटा तो आएगा नहीं। तो एक्चुअली 4 जीबी डालने के बाद जो रेस्ट 1 जीबी बच जाता है वो हमारे लिए क्या है? बिग डेटा है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास बिग डेटा का। तो बिग डेटा प्रॉब्लम में एक्चुअली 2 ही चीज़ें आती हैं मेनली। पहला है स्टोरेज और दूसरा है प्रोसेसिंग।
कि हम डेटा को स्टोर कहाँ करेंगे और उसको प्रोसेस कहाँ करेंगे। तो स्टोर करने के लिए सन 2002 में गूगल ने एक पेपर लॉन्च किया और उसमें कहा कि हम स्टोर करने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, उस पे करेंगे जीएफएस, गूगल फाइल सिस्टम का यूज़ करेंगे। गूगल फाइल सिस्टम क्या है? ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच होता है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट अप्रोच। और प्रोसेसिंग के लिए भी उस समय तो मेरे पास कोई मतलब एक्चुअली उनके पास इंजन तो था, लेकिन उन्होंने इसको एक्सपोज़ नहीं किया था कि हम क्या करेंगे। लेकिन 2003 2003 में उन्होंने कहा कि हम प्रोसेसिंग करने के लिए जीएमआर नाम का एक फंक्शन लॉन्च कर रहे हैं, फ्रेमवर्क लॉन्च कर रहे हैं जो बिग डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है? तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फॉर प्रोसेसिंग का स्टोरेज करने के लिए उन्होंने गूगल फाइल सिस्टम का यूज़ किया और प्रोसेस करने के लिए जीएमआर का यूज़ किया। और बाद में एक इंजीनियर का नाम था डग कटिंग। उनकी स्पेलिंग थोड़ा मुझे स्पेलिंग ना नहीं आ रहा है, DUNG शायद है, डग कटिंग, ठीक है? स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग। डग कटिंग एक इंजीनियर थे जिन्होंने 2006 के आसपास 2006 या 2005 या 2006 में एक पेपर लॉन्च किया जिन्होंने ये बताया कि हम डेटा को प्रोसेस करने के लिए जीएफएस की जगह पर एचडीएफएस का यूज़ करेंगे और प्रोसेसिंग करने के लिए हम वहाँ पर मैप रिड्यूस का यूज़ करेंगे, मैप रिड्यूस। और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा बिग डेटा का पहला टूल, जिसका नाम है हडूप, ठीक है? तो डग कटिंग ने क्या बनाया, उन्होंने हडूप नाम का फ्रेमवर्क बनाया जिसमें ये बताया कि हम एचडीएफएस को डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ करेंगे और मैप रेड्यूस को डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमारा बिग डेटा की प्रोसेसिंग शुरू हो गई। एक्चुअली बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि हमको हमारे बजट में, हमारे सिचुएशन को कौन सा टूल या कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे हमारे काम को ईज़िली कर सकता है। अगर हमारा काम छोटे से सॉफ्टवेयर से हो रहा है जो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो हम क्यों पैसे देने जाएँगे हडूप के लिए? एक्चुअली हडूप फ्री है, लेकिन फिर भी हम इसका लाइसेंस परचेज़ करने के लिए क्यों पैसे देने जाएँगे? ठीक है? तो ये तो था बिग डेटा। अब रियल टाइम यूज़ केस क्या है? आपने सुना होगा कि हम जो डेटा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? हमें चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं मार्क जुकरबर्ग का। नाम सुना होगा आपने? ठीक है, मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना होगा। ये हैं फाउंडर ऑफ फेसबुक, ठीक है? तो ये दुनिया के लगभग 5वें सबसे अमीर इंसान हैं, 5वें या चौथे या 5वें सबसे अमीर इंसान हैं। तो एक्चुअली आप जब फेसबुक यूज़ करते हैं, तो क्या आप कभी फेसबुक पे पैसे देते हैं? आपका जाहिर-सा आंसर होगा नहीं कि हम लोग फेसबुक को पैसे नहीं देते हैं। तो जब फेसबुक को पैसे देते ही नहीं हैं, तो मार्क जुकरबर्ग अमीर कैसे होते जा रहे हैं? एक्चुअली ये अमीर हो रहे हैं आपका डेटा बेचकर, ठीक है? आप जब भी फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाएँगे, उसमें जो टर्म्स कंडीशन लिखी होती है, उसमें साफ-साफ लिखा होता है कि फेसबुक आपके डिवाइसेज़ से आपका डेटा एक्सेस कर सकता है और आप उसको जाने-अनजाने एक्सेप्ट करके अपना डेटा जुकरबर्ग को दे रहे हैं और जुकरबर्ग इसी डेटा को यूज़ करके, सेल करके, मार्केट में सेल करके अमीर बनते जा रहे हैं। इसका रिसेंट एग्ज़ाम्पल देखें तो 2014 में डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, 2014 का इलेक्शन पूरा मार्क जुकरबर्ग के डेटा पे था। होता क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप और मार्क जुकरबर्ग में के साथ एक कोलैबोरेशन था और मार्क जुकरबर्ग ये कहते थे कि अमेरिका के किस इलाके में कौन से मिनिस्टर की या कौन से क्या बोलते हैं कैंडिडेट की बात ज़्यादा हो रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों वे में। और वो इस डेटा को कलेक्ट करके मार्क जुकरबर्ग को सेंड करते थे। तो ट्रम्प क्या करते थे, जब उनकी कहीं मीटिंग होती थी, कहीं का लेक्चर होता था पब्लिक के बीच में, तो क्या करते थे वो, उनके पास ऑलरेडी पहले डेटा होता था कि उस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, लोग उस एरिया में क्या चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से वहाँ पे ग्रीट करके उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे। तो लोग ये लगा कि नहीं, इस आदमी को तो मेरे इलाके की प्रॉब्लम के बारे में पता है, तो क्या करे उनको वोट देके डोनाल्ड ट्रंप को जिता दिए। और ये पूरा हुआ क्या, ये पूरा बेस्ड था मार्क जुकरबर्ग के बिग डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक पर, ठीक है? और ये डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया था मार्क जुकरबर्ग ने, ठीक है? ऐसे ही हमारा वॉलमार्ट है, नाम सुना होगा वॉलमार्ट के, वर्ल्ड की लीडिंग वेयरहाउसिंग कंपनी है, रिटेल कंपनी है, जहाँ पे हम लोग अपना सामान परचेज़ करते हैं, चाहे खाने का हो, पीने का हो, हाउस होल्ड की सामान हो, ठीक है? तो ये सब क्या है, ये कुछ रियल टाइम यूज़ केसेस हैं जो बिग डेटा को
यूज करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे हडूप के बारे में। हडूप क्या है, हडूप को कैसे काम करते हैं, इसका कैसे, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, प्रोसेसिंग कैसी होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। आपको इतना देर तक मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक्स। थैंक्स टू एवरीवन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस सेशन में हम कुछ चीज़ें बात करेंगे। एक्चुअली आज का एजेंडा है कि एजेंडा आज का एजेंडा है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा क्या होता है, उसके बाद व्हाट इज बिग डेटा, एंड कुछ रियल टाइम यूज केसेस हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का ये एजेंडा है हमारा। एक्चुअली बिग डेटा है क्या, ठीक है। बिग डेटा को समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम आया कहाँ से। एक्चुअली बिग डेटा ये एक सोल्यूशन है, लेकिन ये कैसे, कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करा था। ठीक है, तो आज से लगभग 40-50 साल पहले, 1960-1965 के आसपास, 1960-1965 के आसपास, जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, कंप्यूटर लगभग कॉमन होने लगे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर्स का यूज होने लगा। तो प्रॉब्लम ये थी कि हम जो डेटा स्टोर करते थे, ठीक है, वो डेटा उस समय स्टोर करते थे नोट पैड में। डेटा एक्चुअली बहुत कम था, ठीक है, तो कम था तो हम नोट पैड में लिख लेते थे। लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ने लगा, एक्चुअली डेटा है क्या, डेटा क्या है, समझ लीजिए कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, या मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान का, जैसे मेरे बारे में, मेरा नाम राजकुमार है, मैं अपना नाम आपको बताता हूँ, और मैं ये बताता हूँ कि मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ, और मैं एक कंपनी में एज ए डेटा इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए आप इस डेटा को स्टोर कर लिए, और मान लीजिए इन फ्यूचर कभी ऐसे ऐसा सिचुएशन आता है कि हम आपसे मिलते हैं और आप मुझे पहचान लेते हैं, अच्छा ये तो वही आदमी है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है और ये डेटा इंजीनियर काम करता है। तो आप मुझे पहचान लेंगे, तो आप मुझे वेल ग्रीट करेंगे, हाय राजकुमार, आप कैसे हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक डेटा था जिसको हमारे ब्रेन ने प्रोसेस किया। तो डेटा एक्चुअली होता क्या है, डेटा किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के बारे में हम जब उसको स्टोर करते हैं, तो वो हमारा डेटा बन जाता है, और जहाँ पर हम स्टोर करते हैं उसको डेटाबेस कहते हैं। तो डेटाबेस में स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड, एक्चुअली स्टोर करने की कैपेसिटी लिमिटेड नहीं होती, उसको प्रोसेस करने की कैपेसिटी थोड़ी लिमिट में होती है। तो हमारा जो डेटा है ये टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, जैसे जैसे इंटरनेट का इन्वेंशन बढ़ता गया, इंटरनेट का यूज़ बढ़ता गया, 1980 में एक्चुअली जब डेनिस रिची ने इंटरनेट का इन्वेंशन किया था, तो उस समय पर डेटा शेयरिंग शुरू हो गया। तो उससे पहले क्या था, डेटा हम एक जगह स्टोर कर लेते थे और उसको एक एक ही पर्सन यूज़ कर पाता था, एक ही सिस्टम पे कई पर्सन यूज़ कर पाते थे। लेकिन जब इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ, तो इंटरनेट के इन्वेंशन के बाद हम डेटा को शेयर करने लगे, शेयर मैनर में उसको यूज़ करने लगे। तो हम डेटा को एक जगह सेंट्रलाइज़ करके स्टोर करते थे और उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से उसको एक्सेस करते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि यूजेस तो बढ़ता गया, लेकिन साथ में इसका डेटाबेस का क्रिएशन भी बढ़ता गया। हम जैसे-जैसे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्राउज़र यूज़ करते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं, हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, तो क्या है, ये डेटा जनरेट कर रहा है, और ये डेटा कहीं न कहीं स्टोर होता है प्रोसेस करने के लिए। तो जनरली एक सर्वे हुआ था, सर्वे 1996-97 का सर्वे हुआ था, और उसने ये बताया गया कि एक जो कॉमन पर्सन होता है, वो कॉमन पर्सन एक दिन में, जो अभी मॉडर्न डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? उस समय तक जो एंड्रॉइड डिवाइसेस यूज़ करते थे उनकी बात कर रहा हूँ, तो उस समय तक वो लगभग 40 ज़ेटाबाइट डेटा जनरेट करते हैं। कितना? 40 ज़ेटाबाइट। एक आदमी, एक मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो समझिए कि धरती पे कितने सारे यूज़र्स हैं, जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो कितना ह्यूज वॉल्यूम में डेटा जनरेट हो रहा है। तो ये तो था डेटा। अब ये बिग डेटा प्रॉब्लम क्या है? तो बिग डेटा जानने से पहले हमारा, अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इसको बोलते हैं वॉल्यूम, इसको क्या कहते हैं?
इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो ये एक समस्या है, ठीक है, वॉल्यूम क्या एक समस्या है। कई बार मैं क्या होता है जब मैं ऑनलाइन क्लास करता हूँ या किसी ऐसे डेटा इंजीनियर से मिलता हूँ जो अभी नए-नए डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में आए हैं, उनसे बात करता हूँ तो और ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज़ बिग डेटा? तो उनका आंसर सिंपल एक लाइन ये होता है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड बिग डेटा। नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वॉल्यूम तो है ही, लेकिन वॉल्यूम इज़ द वन ऑफ एनी प्रॉब्लम ऑफ बिग डेटा। और कौन सी प्रॉब्लम है? दूसरी प्रॉब्लम है वेलोसिटी का। कितने अमाउंट में डेटा हमारा पर सेकंड, पर मिनट या पर आवर जनरेट हो रहा है, ये वेलोसिटी है। फिर है आपका वैरायटी, कौन कौन सी वैरायटी का डेटा हम जनरेट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, सेमी स्ट्रक्चर कर रहे हैं या नॉन स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ये क्या है वैरायटी। कुछ फिर है वेरासिटी। वेरासिटी क्या है कि हमारी जो डेटा है वो किस क्वालिटी में आ रहा है, वो कितना एक्यूरेट है, उसको वेरासिटी कहते हैं। फिर है उसकी वैल्यू। एक्चुअली वैल्यू क्या है, तो हम जो डेटा क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, उससे कंपनी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा हो सकता है, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है? तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसको बिग डेटा में यूज़ किया जाता है। तो ये सारे टर्म जब आ जाते हैं तो तब वो कहते हैं कि यहाँ पर एक बिग डेटा की प्रॉब्लम आ गई है। एक्चुअली है क्या, मान लीजिए मेरे पास एक 4 जीबी का पेन ड्राइव है और मैं आपको 5 जी की मूवी ट्रांसफ़र करने के लिए कहता हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है 4 जीबी के पेन ड्राइव में 5 जीबी का डेटा तो आएगा नहीं। तो एक्चुअली 4 जीबी डालने के बाद जो रेस्ट 1 जीबी बच जाता है वो हमारे लिए क्या है, बिग डेटा है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास बिग डेटा का। तो बिग डेटा प्रॉब्लम में एक्चुअली 2 ही चीज़ें आती हैं मेनली। पहला है स्टोरेज और दूसरा है प्रोसेसिंग, कि हम डेटा को स्टोर कहाँ करेंगे और उसको प्रोसेस कहाँ करेंगे। तो स्टोर करने के लिए सन 2002 में गूगल ने एक पेपर लॉन्च किया और उसमें कहा कि हम स्टोर करने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, उस पे करेंगे जीएफएस, गूगल फाइल सिस्टम का यूज़ करेंगे। गूगल फाइल सिस्टम क्या है? ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच होता है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट अप्रोच। और प्रोसेसिंग के लिए भी उस समय तो मेरे पास कोई मतलब एक्चुअली उनके पास इंजन तो था लेकिन उन्होंने इसको एक्सपोज़ नहीं किया था कि हम क्या करेंगे। लेकिन 2003 2003 में उन्होंने कहा कि हम प्रोसेसिंग करने के लिए जीएमआर नाम का एक फंक्शन लॉन्च कर रहे हैं, फ्रेमवर्क लॉन्च कर रहे हैं जो बिग डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है? तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फॉर प्रोसेसिंग का स्टोरेज करने के लिए उन्होंने गूगल फाइल सिस्टम का यूज़ किया और प्रोसेस करने के लिए जीएमआर का यूज़ किया। और बाद में एक इंजीनियर का नाम था डग कटिंग। उनकी स्पेलिंग थोड़ा मुझे स्पेलिंग ना नहीं आ रहा है, DUNG शायद है, डग कटिंग, ठीक है? स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग। डग कटिंग एक इंजीनियर थे जिन्होंने 2006 के आसपास 2006 या 2005 या 2006 में एक पेपर लॉन्च किया जिन्होंने ये बताया कि हम डेटा को प्रोसेस करने के लिए जीएफएस की जगह पर एचडीएफएस का यूज़ करेंगे और प्रोसेसिंग करने के लिए हम वहाँ पर मैप रिड्यूस का यूज़ करेंगे, मैप रिड्यूस। और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा बिग डेटा का पहला टूल, जिसका नाम है हडूप, ठीक है? तो डग कटिंग ने क्या बनाया, उन्होंने हडूप नाम का फ्रेमवर्क बनाया जिसमें ये बताया कि हम एचडीएफएस को डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ करेंगे और मैप रेड्यूस को डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमारा बिग डेटा की प्रोसेसिंग शुरू हो गई। एक्चुअली बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि हमको हमारे बजट में, हमारे सिचुएशन को कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा टूल या कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे हमारे काम को ईज़िली कर सकता है। अगर हमारा काम छोटे से सॉफ्टवेयर से हो रहा है जो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो हम क्यों पैसे देने जाएँगे हडूप के लिए? एक्चुअली हडूप फ्री है, लेकिन फिर भी हम इसका लाइसेंस परचेज़ करने के लिए क्यों पैसे देने जाएँगे? ठीक है? तो ये तो था बिग डेटा। अब रियल टाइम यूज़ केस क्या है? आपने सुना होगा कि हम जो डेटा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? हमें चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं मार्क जुकरबर्ग का। नाम सुना होगा आपने? ठीक है, मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना होगा। ये हैं फाउंडर ऑफ फेसबुक, ठीक है? तो ये दुनिया के लगभग 5वें सबसे अमीर इंसान हैं। 5वें या चौथे या 5वें सबसे अमीर इंसान हैं। तो एक्चुअली आप जब फेसबुक यूज़ करते हैं, तो क्या आप कभी फेसबुक पे पैसे देते हैं? आपका जाहिर सा आंसर होगा नहीं कि हम फेसबुक को पैसे नहीं देते हैं।
तो जब फेसबुक को पैसे देते ही नहीं है तो मार्क जुकरबर्ग अमीर कैसे होते जा रहे हैं? एक्चुअली ये अमीर हो रहे हैं आपका डेटा बेचकर। ठीक है, आप जब भी फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाएंगे, उसमें जो टर्म्स कंडीशन लिखी होती है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि फेसबुक आपके डिवाइसेस से आपका डेटा एक्सेस कर सकता है और आप उसको जाने अनजाने एक्सेप्ट करके अपना डेटा जुकरबर्ग को दे रहे हैं और जुकरबर्ग इसी डेटा को यूज करके सेल करके मार्केट में सेल करके अमीर बनते जा रहे हैं। इसका रिसेंट एग्जांपल देखें तो 2014 में डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, 2014 का इलेक्शन पूरा मार्क जुकरबर्ग के डेटा पे था। होता क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप और मार्क जुकरबर्ग में के साथ एक कोलैबोरेशन था और मार्क जुकरबर्ग ये कहते थे कि अमेरिका के किस इलाके में कौन से मिनिस्टर की या कौन से क्या बोलते हैं कैंडिडेट की बात ज़्यादा हो रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों वे में, और वो इस डेटा को कलेक्ट करके मार्क जुकरबर्ग को सेंड करते थे। तो ट्रम्प क्या करते थे, जब उनकी कहीं मीटिंग होती थी, कहीं का लेक्चर होता था पब्लिक के बीच में, तो क्या करते थे वो, उनके पास ऑलरेडी पहले डेटा होता था कि उस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, लोग उस एरिया में क्या चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से वहाँ पे ग्रीट करके उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे। तो लोग ये लगा कि नहीं, इस आदमी को तो मेरे इलाके की प्रॉब्लम के बारे में पता है, तो क्या करे, उनको वोट देके डोनाल्ड ट्रंप को जिता दिए। और ये पूरा हुआ क्या, ये पूरा बेस्ड था मार्क जुकरबर्ग के बिग डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक पर। ठीक है, और ये डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया था मार्क जुकरबर्ग ने। ठीक है, ऐसे ही हमारा वॉलमार्ट है, नाम सुना होगा वॉलमार्ट के, वर्ल्ड की लीडिंग वेयर हाउसिंग कंपनी है, रिटेल कंपनी है, जहाँ पर हम अपना सामान परचेज करते हैं, चाहे खाने का हो, पीने का हो, हाउस होल्ड की सामान हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये कुछ रियल टाइम यूज केसेस हैं जो बिग डेटा को यूज करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे हडूप के बारे में। हडूप क्या है, हडूप को कैसे काम करते हैं, इसका कैसे, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, प्रोसेसिंग कैसी होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। आपको इतना देर तक मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक्स। थैंक्स टू एवरीवन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस सेशन में हम कुछ चीज़ें बात करेंगे। एक्चुअली आज का एजेंडा है कि एजेंडा आज का एजेंडा है इंट्रोडक्शन टू डेटा। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा क्या होता है, उसके बाद व्हाट इज बिग डेटा, एंड कुछ रियल टाइम यूज केसेस हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का ये एजेंडा है हमारा। एक्चुअली बिग डेटा है क्या? ठीक है, बिग डेटा को समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम आया कहाँ से। एक्चुअली बिग डेटा ये एक सोल्यूशन है, लेकिन ये कैसे, कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको ये सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो आज से लगभग 40-50 साल पहले, 1960-1965 के आसपास, 1960-1965 के आसपास, जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, कंप्यूटर लगभग कॉमन होने लगे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर्स का यूज होने लगा, तो प्रॉब्लम ये थी कि हम जो डेटा स्टोर करते थे, ठीक है, वो डेटा उस समय स्टोर करते थे नोट पैड में। डेटा एक्चुअली बहुत कम था। ठीक है, तो कम था तो हम नोट पैड में लिख लेते थे। लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ने लगा, एक्चुअली डेटा है क्या, डेटा क्या है, समझ लीजिए कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, या मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान का, जैसे मेरे बारे में, मेरा नाम राजकुमार है, मैं अपना नाम आपको बताता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ और मैं एक कंपनी में एज ए डेटा इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए आप इस डेटा को स्टोर कर लिए, और मान लीजिए इन फ्यूचर कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हम आपसे मिलते हैं और आप मुझे पहचान लेते हैं, अच्छा ये तो वही आदमी है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है और ये डेटा इंजीनियर काम करता है। तो आप मुझे पहचान लेंगे तो आप मुझे ग्रीट करेंगे, हाय राजकुमार, आप कैसे हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक डेटा था जिसको हमारे ब्रेन ने प्रोसेस किया। तो डेटा एक्चुअली होता क्या है, डेटा किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के बारे में हम जब उसको स्टोर करते हैं तो वो हमारा डेटा बन जाता है, और जहाँ पर हम स्टोर करते हैं उसको डेटाबेस कहते हैं। तो डेटाबेस
में स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड एक्चुअली स्टोर करने की कैपेसिटी लिमिटेड नहीं होती, उसको प्रोसेस करने की कैपेसिटी थोड़ी लिमिट में होती है। तो हमारा जो डेटा है ये टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से जैसे जैसे इंटरनेट का इन्वेंशन बढ़ता गया, इंटरनेट का यूज़ बढ़ता गया। 1980 में एक्चुअली जब डेनिस रिच्ची ने इंटरनेट का इन्वेंशन किया था, तो उस समय पर डेटा शेयरिंग शुरू हो गया। तो उससे पहले क्या था, डेटा हम एक जगह स्टोर कर लेते थे और उसको एक एक ही पर्सन यूज़ कर पाता था, एक ही सिस्टम पे कई पर्सन यूज़ कर पाते थे। लेकिन जब इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ तो इंटरनेट के इन्वेंशन के बाद हम डेटा को शेयर करने लगे, शेयर मैनर में उसको यूज़ करने लगे। तो हम डेटा को एक जगह सेंट्रलाइज करके स्टोर करते थे और उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से उसको एक्सेस करते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि यूजेस तो बढ़ता गया, लेकिन साथ में इसका डेटाबेस का क्रिएशन भी बढ़ता गया। हम जैसे-जैसे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है? ब्राउज़र यूज़ करते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं, हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, तो क्या है, ये डेटा जनरेट कर रहा है और ये डेटा कहीं न कहीं स्टोर होता है प्रोसेस करने के लिए। तो जनरली एक सर्वे हुआ था, सर्वे 1996-97 का सर्वे हुआ था और उसने ये बताया गया कि एक जो कॉमन पर्सन होता है, वो कॉमन पर्सन एक दिन में जो अभी मॉडर्न डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? उस समय तक जो एंड्रॉइड डिवाइसेस यूज़ करते थे उनकी बात कर रहा हूँ, तो उस समय तक वो लगभग 40 ज़ेटाबाइट डेटा जनरेट करते हैं। कितना? 40 ज़ेटाबाइट। एक आदमी, एक मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो समझिए कि धरती पे कितने सारे यूज़र्स हैं, जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो कितना ह्यूज वॉल्यूम में डेटा जनरेट हो रहा है। तो ये तो था डेटा। अब ये बिग डेटा प्रॉब्लम क्या है? तो बिग डेटा जानने से पहले हमारा अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो ये एक समस्या है, ठीक है? वॉल्यूम क्या एक समस्या है। कई बार मैं क्या होता है जब मैं ऑनलाइन क्लास करता हूँ या किसी ऐसे डेटा इंजीनियर से मिलता हूँ, जो अभी नए-नए डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में आए हैं, उनसे बात करता हूँ तो और ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज़ बिग डेटा? तो उनका आंसर सिंपल एक लाइन ये होता है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड बिग डेटा। नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वॉल्यूम तो है ही, लेकिन वॉल्यूम इज़ द वन ऑफ एनी प्रॉब्लम ऑफ बिग डेटा। और कौन-कौन सी प्रॉब्लम है? दूसरी प्रॉब्लम है वेलोसिटी का। कितने अमाउंट में डेटा हमारा पर सेकंड, पर मिनट या पर आवर जनरेट हो रहा है, ये वेलोसिटी है। फिर है आपका वैरायटी। कौन-कौन सी वैरायटी का डेटा हम जनरेट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं या नॉन स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं। ये क्या है? वैरायटी। कुछ फिर है वेरासिटी। वेरासिटी क्या है? कि हमारी जो डेटा है वो किस क्वालिटी में आ रहा है, वो कितना एक्यूरेट है, उसको वेरासिटी कहते हैं। फिर है उसकी वैल्यू। एक्चुअली वैल्यू क्या है? तो हम जो डेटा क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, उससे कंपनी हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन को क्या फ़ायदा हो सकता है, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है? तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसको बिग डेटा में यूज़ किया जाता है। तो ये सारे टर्म जब आ जाते हैं तो तब वो कहते हैं कि यहाँ पर एक बिग डेटा की प्रॉब्लम आ गई। एक्चुअली है क्या? मान लीजिए मेरे पास एक 4 जीबी का पेन ड्राइव है और मैं आपको 5 जी की मूवी ट्रांसफ़र करने के लिए कहता हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है 4 जीबी के पेन ड्राइव में 5 जीबी का डेटा तो आएगा नहीं। तो एक्चुअली 4 जीबी डालने के बाद जो रेस्ट 1 जीबी बच जाता है वो हमारे लिए क्या है? बिग डेटा है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास बिग डेटा का। तो बिग डेटा प्रॉब्लम में एक्चुअली 2 ही चीज़ें आती हैं मेनली। पहला है स्टोरेज और दूसरा है प्रोसेसिंग, कि हम डेटा को स्टोर कहाँ करेंगे और उसको प्रोसेस कहाँ करेंगे। तो स्टोर करने के लिए सन 2002 में गूगल ने एक पेपर लॉन्च किया और उसमें कहा कि हम स्टोर करने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, उस पे करेंगे जीएफएस, गूगल फाइल सिस्टम का यूज़ करेंगे। गूगल फाइल सिस्टम क्या है? ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच होता है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट अप्रोच। और प्रोसेसिंग के लिए भी उस समय तक मेरे पास कोई मतलब एक्चुअली उनके पास इंजन तो था, लेकिन उन्होंने इसको एक्सपोज़ नहीं किया था कि हम क्या करेंगे। लेकिन 2003 2003 में उन्होंने कहा कि हम प्रोसेसिंग करने के लिए जीएमआर नाम का एक फंक्शन लॉन्च कर रहे हैं, फ्रेमवर्क लॉन्च कर रहे हैं जो बिग डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है? तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फॉर प्रोसेसिंग का स्टोरेज करने के लिए उन्होंने गूगल फाइल सिस्टम का यूज़ किया और प्रोसेस करने के लिए जीएमआर का यूज़ किया। और बाद में एक इंजीनियर जिनका नाम था डग कटिंग, उनकी स्पेलिंग थोड़ा मुझे स्पेलिंग नाम नहीं आ रहा है, DUNG शायद है।
डन कटिंग, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग। डक कटिंग एक इंजीनियर थे जिन्होंने 2006 के आसपास, 2006 या 2005 या 2006 में एक पेपर लॉन्च किया, जिन्होंने ये बताया कि हम डेटा को प्रोसेस करने के लिए जीएफएस की जगह पर एचडीएफएस का यूज़ करेंगे, और प्रोसेसिंग करने के लिए हम वहाँ पर मैप रिड्यूस का यूज़ करेंगे, मैप रिड्यूस। और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा बिग डेटा का पहला टूल, जिसका नाम है हडूप। ठीक है, तो डक कटिंग ने क्या बनाया, उन्होंने हडूप नाम का फ्रेमवर्क बनाया, जिसमें ये बताया कि हम एचडीएफएस को डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ करेंगे और मैप रिड्यूस को डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमारा बिग डेटा की प्रोसेसिंग शुरू हो गई। एक्चुअली बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि हमको हमारे बजट में, हमारे सिचुएशन को कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा टूल या कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे हमारे काम को इजीली कर सकता है। अगर हमारा काम छोटे से सॉफ्टवेयर से हो रहा है जो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो हम क्यों पैसा देने जाएंगे हडूप के लिए। एक्चुअली हडूप फ्री है, लेकिन फिर भी हम इसका लाइसेंस परचेज करने के लिए क्यों पैसे देने जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था बिग डेटा। अब रियल टाइम यूज केस क्या है, आपने सुना होगा कि हम जो डेटा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, हमें चलिए एक एग्जांपल लेते हैं मार्क जुकरबर्ग का। नाम सुना होगा आपने, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना होगा। ये है फाउंडर ऑफ फेसबुक। ठीक है, तो ये दुनिया के लगभग पांचवें सबसे अमीर इंसान है, पांचवें या चौथे या पांचवें सबसे अमीर इंसान है। तो एक्चुअली आप जब फेसबुक यूज करते हैं तो क्या आप कभी फेसबुक पे पैसे देते हैं। आपका जाहिर सा आंसर होगा नहीं, कि हम फेसबुक को पैसे नहीं देते हैं। तो जब फेसबुक को पैसे देते ही नहीं है, तो मार्क जुकरबर्ग अमीर कैसे होते जा रहे हैं। एक्चुअली ये अमीर हो रहे हैं आपका डेटा बेचकर। ठीक है, आप जब भी फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाएंगे, उसमें जो टर्म्स कंडीशन लिखी होती है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि फेसबुक आपके डिवाइसेस से आपका डेटा एक्सेस कर सकता है, और आप उसको जाने अनजाने एक्सेप्ट करके अपना डेटा जुकरबर्ग को दे रहे हैं, और जुकरबर्ग इसी डेटा को यूज करके सेल करके मार्केट में सेल करके अमीर बनते जा रहे हैं। इसका रिसेंट एग्जांपल देखें तो 2014 में डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, 2014 का इलेक्शन पूरा मार्क जुकरबर्ग के डेटा पे था। होता क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप और मार्क जुकरबर्ग में के साथ एक कोलैबोरेशन था, और मार्क जुकरबर्ग ये कहते थे कि अमेरिका के किस इलाके में कौन से मिनिस्टर की या कौन से क्या बोलते हैं कैंडिडेट की बात ज़्यादा हो रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों वे में, और वो इस डेटा को कलेक्ट करके मार्क जुकरबर्ग को सेंड करते थे। तो ट्रम्प क्या करते थे, जब उनकी कहीं मीटिंग होती थी, कहीं का लेक्चर होता था पब्लिक के बीच में, तो क्या करते थे वो, उनके पास ऑलरेडी पहले डेटा होता था कि उस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, लोग उस एरिया में क्या चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से वहाँ पे ग्रीट करके उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे। तो लोग ये लगा कि नहीं, इस आदमी को तो मेरे इलाके की प्रॉब्लम के बारे में पता है, तो क्या करे, उनको वोट देके डोनाल्ड ट्रंप को जिता दिए। और ये पूरा हुआ क्या, ये पूरा बेस्ड था मार्क जुकरबर्ग के बिग डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक पर। ठीक है, और ये डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया था मार्क जुकरबर्ग ने। ठीक है, ऐसे ही हमारा वॉलमार्ट है, नाम सुना होगा वॉलमार्ट के, वर्ल्ड की लीडिंग वेयर हाउसिंग कंपनी है, रिटेल कंपनी है, जहाँ पर हम अपना सामान परचेज करते हैं, चाहे खाने का हो, पीने का हो, हाउस होल्ड की सामान हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये कुछ रियल टाइम यूज केसेस हैं जो बिग डेटा को यूज करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे हडूप के बारे में। हडूप क्या है, हडूप को कैसे काम करते हैं, इसका कैसे, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, प्रोसेसिंग कैसी होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। आपको इतना देर तक मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक्स। थैंक्स टू एवरीवन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस सेशन में हम कुछ चीज़ें बात करेंगे। एक्चुअली आज का एजेंडा है कि एजेंडा आज का एजेंडा है इंट्रोडक्शन टू डेटा। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा क्या होता है, उसके बाद व्हाट इज बिग डेटा एंड
कुछ रियल टाइम यूज केसेस हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का ये एजेंडा है हमारा। एक्चुअली बिग डेटा है क्या? ठीक है, बिग डेटा को समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम आया कहाँ से। एक्चुअली बिग डेटा ये एक सोल्यूशन है, लेकिन ये कैसे, कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो आज से लगभग 40-50 साल पहले, 1960-1965 के आसपास, 1960-1965 के आसपास, जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, कंप्यूटर लगभग कॉमन होने लगे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर्स का यूज होने लगा। तो प्रॉब्लम ये थी कि हम जो डेटा स्टोर करते थे, ठीक है, वो डेटा उस समय स्टोर करते थे नोट पैड में। डेटा एक्चुअली बहुत कम था, ठीक है, तो कम था तो हम नोट पैड में लिख लेते थे। लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ने लगा, एक्चुअली डेटा है क्या? डेटा क्या है? समझ लीजिए कि अ, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, या मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान का, जैसे मेरे बारे में, मेरा नाम राजकुमार है, मैं अपना नाम आपको बताता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ और मैं एक कंपनी में एज ए डेटा इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए आप इस डेटा को स्टोर कर लिए, और मान लीजिए इन फ्यूचर कभी ऐसे ऐसा सिचुएशन आता है कि हम आपसे मिलते हैं और आप मुझे पहचान लेते हैं, अच्छा ये तो वही आदमी है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है और ये डेटा इंजीनियर काम करता है। तो आप मुझे पहचान लेंगे, तो आप मुझे वेल ग्रीट करेंगे, हाय राजकुमार, आप कैसे हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक डेटा था जिसको हमारे ब्रेन ने प्रोसेस किया। तो डेटा एक्चुअली होता क्या है, डेटा किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के बारे में हम जब उसको स्टोर करते हैं, तो वो हमारा डेटा बन जाता है, और जहाँ पर हम स्टोर करते हैं उसको डेटाबेस कहते हैं। तो डेटाबेस में स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड, एक्चुअली स्टोर करने की कैपेसिटी लिमिटेड नहीं होती, उसको प्रोसेस करने की कैपेसिटी थोड़ी लिमिट में होती है। तो हमारा जो डेटा है ये टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, जैसे जैसे इंटरनेट का इन्वेंशन बढ़ता गया, इंटरनेट का यूज़ बढ़ता गया, 1980 में एक्चुअली जब डेनिस रिची ने इंटरनेट का इन्वेंशन किया था, तो उस समय पर डेटा शेयरिंग शुरू हो गया। तो उससे पहले क्या था, डेटा हम एक जगह स्टोर कर लेते थे और उसको एक एक ही पर्सन यूज़ कर पाता था, एक ही सिस्टम पे कई पर्सन यूज़ कर पाते थे। लेकिन जब इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ, तो इंटरनेट के इन्वेंशन के बाद हम डेटा को शेयर करने लगे, शेयर मैनर में उसको यूज़ करने लगे। तो हम डेटा को एक जगह सेंट्रलाइज़ करके स्टोर करते थे और उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से उसको एक्सेस करते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि यूजेस तो बढ़ता गया, लेकिन साथ में इसका डेटाबेस का क्रिएशन भी बढ़ता गया। हम जैसे-जैसे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है? ब्राउज़र यूज़ करते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं, हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, तो क्या है, ये डेटा जनरेट कर रहा है, और ये डेटा कहीं न कहीं स्टोर होता है प्रोसेस करने के लिए। तो जनरली एक सर्वे हुआ था, सर्वे 1996-97 का सर्वे हुआ था, और उसने ये बताया गया कि एक जो कॉमन पर्सन होता है, वो कॉमन पर्सन एक दिन में, जो अभी मॉडर्न डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? उस समय तक जो एंड्रॉइड डिवाइसेस यूज़ करते थे उनकी बात कर रहा हूँ, तो उस समय तक वो लगभग 40 ज़ेटाबाइट डेटा जनरेट करते हैं। कितना? 40 ज़ेटाबाइट। एक आदमी, एक मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो समझिए कि धरती पे कितने सारे यूज़र्स हैं, जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो कितना ह्यूज वॉल्यूम में डेटा जनरेट हो रहा है। तो ये तो था डेटा। अब ये बिग डेटा प्रॉब्लम क्या है? तो बिग डेटा जानने से पहले हमारा, अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इसको बोलते हैं वॉल्यूम, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो ये एक समस्या है, ठीक है? वॉल्यूम क्या एक समस्या है। कई बार मैं, क्या होता है, जब मैं ऑनलाइन क्लास करता हूँ या किसी ऐसे डेटा इंजीनियर से मिलता हूँ, जो अभी नए-नए डेटा इंजीनियर फील्ड में आए हैं, उनसे बात करता हूँ, तो और ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज़ बिग डेटा? तो उनका आंसर सिंपल एक लाइन ये होता है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड बिग डेटा। नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वॉल्यूम तो है ही, लेकिन वॉल्यूम इज़ द वन ऑफ एनी प्रॉब्लम ऑफ बिग डेटा। और कौन सी प्रॉब्लम है? दूसरी प्रॉब्लम है वेलोसिटी का। कितने अमाउंट में डेटा हमारा पर सेकंड, पर मिनट या पर आवर जनरेट हो रहा है, ये वेलोसिटी है। फिर है आपका वैरायटी, कौन कौन सी वैरायटी का डेटा हम जनरेट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, सेमी स्ट्रक्चर कर रहे हैं या नॉन स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ये क्या है, वैरायटी। कुछ, फिर है वेरासिटी। वेरासिटी क्या है, कि हमारी जो डेटा है वो किस क्वालिटी में आ रहा है, वो कितना एक्यूरेट है, उसको वेरासिटी कहते हैं। फिर है उसकी वैल्यू। एक्चुअली वैल्यू क्या है,
तो हम जो डेटा क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, उससे कंपनी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा हो सकता है, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है? तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसको बिग डेटा में यूज़ किया जाता है। तो ये सारे टर्म जब आ जाते हैं तो तब वो कहते हैं कि यहाँ पर एक बिग डेटा की प्रॉब्लम आ गई। एक्चुअली है क्या? मान लीजिए मेरे पास एक 4 जीबी का पेन ड्राइव है और मैं आपको 5 जी की मूवी ट्रांसफ़र करने के लिए कहता हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है 4 जीबी के पेन ड्राइव में 5 जीबी का डेटा तो आएगा नहीं। तो एक्चुअली 4 जीबी डालने के बाद जो रेस्ट 1 जीबी बच जाता है वो हमारे लिए क्या है? बिग डेटा है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास बिग डेटा का। तो बिग डेटा प्रॉब्लम